हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट सोशल वर्क और एमपी सेट सोशल वर्क, एमपी पीएससी सोशल वर्क के संबंध में ऑनलाइन क्लासेस जो है प्रोवाइड करा रहा हूं। आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं आरपीएससी सोशल वर्क के बारे में, आर पीएससी सोशल वर्क के बारे में, जिसका एग्ज़ाम 28 जनवरी 2023 को था। 28 जनवरी 2023 को इसका पेपर था। 150 क्वेश्चंस आए हुए थे। इन सभी प्रश्नों पर हम लोग जो है अभी परिचर्चा करने वाले हैं। यदि आप यूजीसी नेट सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, या एमपी सेट सोशल वर्क ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, या एमपी पीएससी सोशल वर्क या एमएसडब्ल्यू या वीएसडब्ल्यू के बारे में आप जानकारी भी लेना चाहते हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए यूजीसी नेट, एमपी सेट और एमपी पीएससी एमएसडब्ल्यू के संबंध में ऑनलाइन क्लासेस जो है प्रोवाइड कराता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। एवरीडे लाइव क्लासेस चलती हैं, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट होता है, यूनिट वाइज पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, डाउट सेशन भी रखे गए हैं। पीवाईक्यू मैं आप लोगों से करवाऊंगा 2004 से 2023 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं सोशल वर्क यूजीसी नेट में, उन सभी प्रश्नों पर मैं व्याख्या सहित आप लोगों पर चर्चा करने वाला हूं। हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और आप लोगों से जो है शॉर्ट नोट्स भी तैयार करवाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। हालांकि आप सबको मैंने पहले ही बता दिया कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के संबंध में आरपीएससी में सोशल वर्क की मैं बात कर रहा हूं, जिसका एग्ज़ाम था 28 जनवरी 2023 को। तो मैं टेम्प्रेरी आंसर की आप लोगों के लिए पहले भी बता रखा है, फाइनल आंसर की आ गई है। इस पर मैं अब आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग देख सकते हैं आपके सामने ये पेपर है और यहाँ पे डेट भी आप देख रहे हैं 28/1/2023। ठीक है, यहाँ पर आप लोग डेट भी देख रहे हैं। तो पहले मैं आप लोगों से बता दूँ, एक एक प्रश्नों को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ये प्रश्न जो आगामी परीक्षाएं हैं वहाँ पर भी ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो फैक्ट पर आधारित रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे जो अप्लाइड पे आधारित रहेंगे। तो मैंने आप लोगों से कई बार बताया है आरपीएससी के बारे में, एमपीपीएससी के बारे में, एमपी सेट के बारे में लगभग 80 to 90% की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो फैक्ट पर आधारित होता है, जैसा कि आप सबको यहाँ पर प्रश्न भी दिख रहे हैं। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन का वह भाग जो आनंद सिद्धांत से संबंधित है या उसको शासित करता है, तो बताइए निम्न में से कौन सा होगा? इदम, अहम, परा अहम या चेतन? मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बता रखा है कि आनंद का जो सिद्धांत के नाम से जाना जाता है वो इदम को जाना जाता है, यानी इद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के 5 स्तर हैं और मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को ये करवाया भी है। हालांकि इससे पहले जब पेपर होने वाला था तो इससे पहले मैंने ये सारी चीज़ें करवाया था। तो 5 स्टेप कौन कौन से हैं? ठीक है, अगर आप मुझे जो है मेरा टेम्प्रेरी आंसर की भी अगर आप देखेंगे तो वही क्वेश्चंस यहाँ पे भी सही मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो जाएगा मौखिक अवस्था, गुदी अवस्था, फिर उसके बाद लैंगिक, फिर अंतर्निहित, फिर जननांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कि मनोविज्ञान का वह प्रमुख क्षेत्र जो मानसिक विकार का अध्ययन करता है किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 सही जवाब यहाँ पे माना जाएगा नैदानिक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के रूप में इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जीन पियाजे का सिद्धांत जाना जाता है। तो जीन पियाजे का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने कल की क्लासेस में ही आपको बताया है, जहां नई सूचना 2 प्रक्रियाओं पर नियंत्रित करती है, एक आत्मसातीकरण और एक समंजन। तो मैंने वहां पे बताया था आत्मसातीकरण एक होता है और एक समायोजन होता है, जो ऑप्शन नंबर पहले को रिप्रेजेंट करता है।
और ये मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ, है ना। अभी हमने कल टॉपिक इसको कवर किया है, ठीक है, संज्ञानात्मक मॉडल को लेकर, तो वहाँ पर मैंने जिक्र किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा चौथे वाले का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। कह रहा है कि अनुभव या अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब जो जाएगा वो अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। लर्निंग अनुभव या अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत परिवर्तन की जो प्रक्रिया बनती है वो लर्निंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेनेट का मानसिक क्षमता परीक्षण मनोविज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित होता है। तो जब हम बात करें अल्फ्रेड बेनेट के बारे में, तो मानसिक क्षमता का जो परीक्षण है वो किस पर आधारित है, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ये बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी पर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बड़ा ही सरल प्रश्न है। महिलाओं और पुरुषों के मध्य अंतर के बारे में सांस्कृतिक विश्वास को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। सही जवाब हो जाएगा जेंडर भूमिका या जेंडर रोल्स कह सकते हो। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। आप देख रहे हैं, दुर्खिम ने 3 प्रकार की आत्महत्या की व्याख्या की है। निम्नलिखित में से कौन सी 3 प्रकार की आत्महत्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करें तो सही जवाब जो जाएगा, एक अहमवादी, दूसरा परार्थवादी, तीसरा असामान्य जिसको आदर्शहीन कहते हैं। तो दुर्खिम ने ये 3 प्रकार की आत्महत्या की व्याख्या की है, जो ऑप्शन नंबर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। डैश प्रतिपादित करता है ये प्रारंभिक जीवन के अनुभवों का वयस्क व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक शब्द है, वह शब्द याद रखेंगे, अनुभवों का वयस्क व्यवहार। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भावना को 2 मुख्य प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है, प्रभाव और मनोदशा के रूप में। सही जवाब क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो प्रभाव लघुकालिक भावनात्मक प्रतिक्रिया है और मनोदशा सतत भावनात्मक प्रतिक्रिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यही ऑप्शन सही है 10 का। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम सभी लोग जो है, इस समय 11 क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया है, यानी 11 नंबर का सवाल हमारे सामने है। आईक्यू के स्तर के आधार पर मानसिक मंदता विभिन्न स्तरों का निर्धारण करता है और प्रत्येक समूह का निष्पादन के स्तर के अनुसार कहा जाता है कि मंदता के स्तर को मिलान करें आप लोग। मैंने इसके पहले भी आप लोगों से चर्चा किया था, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले आपका प्रोफाउंड, उसके बाद सीवियर, फिर मॉडरेट, फिर माइल्ड, फिर बॉर्डर लाइन। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना, 5 स्टेप आते हैं इसमें। तो हालांकि मानसिक मंदता के बेसिकली उन्होंने जो है मंदता के जो स्तर बताए यहाँ पे 4 ही बताए हैं। ये प्रोफाउंड है, ये सीवियर है, ये मॉडरेट है और ये माइल्ड है। अब इसमें आपको मैच कराना है, तो जो माइल्ड है वो निम्न शिक्षा को मतलब माइल्ड में एजुकेशन आएगा, 110% गारंटी है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जब हम बात करते हैं मध्यम के बारे में यानी मॉडरेट के बारे में, तो ये प्रशिक्षण आता है इसमें, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब इसमें ट्रेनिंग किस चीज़ की, जैसे एक्टिविटी डेली लिविंग है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, एडीएल का, ठीक है, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप का। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें गंभीर यानी सीवियर जो आता है, वो रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं ये, डिपेंडेंट होते हैं। और जो प्रोफाउंड लेवल के आते हैं वो क्या होते हैं, लाइफ सपोर्ट। ये बेसिकली लाइफ सपोर्ट के लिए, मतलब इनको तो ज़रूरी है ही है कि इनको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसका सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 12 के बारे में। प्रश्न 12 है, एक तरफ अधिनियम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आप उन अधिनियमों को वर्ष के साथ में हमें मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 आ जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की बात अगर हम लोग करेंगे तो इसका सही जवाब चला जाएगा आपका 2010 चला जाएगा। और हिंदू जो है उत्तराधिकार अधिनियम की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा, आप ध्यान दीजिएगा कौन से ऑप्शन को, वो 1956 को
और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो 1993 हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जो थर्ड वाला हो रहा है ये आपका मैच कर रहा है 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे हम लोग। मनोवैज्ञानिक विकास में बुद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। तो आध्यात्मिक, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें क्या बताना है, बुद्धि के अर्थ का विस्तार करना है और बुद्धि को निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार गलत है, तो हमें गलत कौन सा बताना है। आध्यात्मिक बुद्धि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, कट्टर आस्तिक और किसी अन्य वास्तविकता को नकारने के बारे में है, जो कि यह स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 14 के बारे में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं UDHR के बारे में, है ना। तो इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कब अपनाया गया था? बड़ा ही अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब जो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा हुई थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। सूचना का अधिकार अधिनियम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा अरुणा राय का नाम आ जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार निर्देश न्यायालय में डैश है और व्यक्तियों के पक्ष में डैश है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब चला जाएगा अप्रवर्तनीय और कोई न्यायोचित अधिकार सृजित नहीं करते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। DPSP के अनुसार कहा गया कि निर्देश न्यायालय में, ठीक है, अप्रवर्तनीय है और व्यक्तियों के पक्ष में कोई न्यायोचित अधिकार सृजित नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है सामाजिक विधान का उद्देश्य क्या हो सकता है ना। सामाजिक विधान का उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, समस्याओं को हल करना भी हो सकता है, समसामयिक आवश्यकताओं और वर्तमान के बीच की भी जो खाई को पाटना, नए कानून बनाना, ये सारे यहाँ पे हो जाएंगे। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, इसका जो है सभी लोगों को कॉमन नंबर मिला था। ठीक है, ये नंबर जो गया था अपवाद में गया था, यानी क्लेम लगाया गया था, तो ये बेसिकली कॉमन नंबर सबको मिला था। क्वेश्चन नंबर अगर 17 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 सामाजिक कानून का आवश्यकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं दिया गया है इसमें, है ना। तो सही नहीं है, देखिए एक तो ये है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, सही बताता है। समाज कल्याण को बढ़ावा देना, वांछित परिवर्तन लाना, सामाजिक आर्थिक रूप से लाभान्वित समूह अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें बढ़ा। देखिए यहाँ पे सारे सही हैं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें जो सही नहीं है। तो मैं आपसे बताऊंगा कि इसका भी सभी बच्चों को जो है कॉमन नंबर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का भी 17-18 दो प्रश्न ऐसे हैं, सभी बच्चों को कॉमन नंबर मिले। इन दोनों प्रश्नों पे स्टार लगा हुआ है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में कि ह्यूमन राइट वॉच किस प्रकार का संगठन माना जाता है। सही जवाब इसका हो जाएगा गैर लाभकारी संगठन कह लीजिए या गैर सरकारी संगठन, जिसको NGO के नाम से आप लोग जानते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने, इसका सही जवाब जो जाएगा भाग 4 जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 डैश भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सही जवाब क्या होना चाहिए? एक तो समता का अधिकार होना चाहिए, दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल हो जाएगा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी शामिल हो जाएगा, और विकास का अधिकार देखिए ये शामिल नहीं है। देखिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ABC करेक्ट होने की वजह से ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 22 के बारे में। ब्रायन एस टर्नर ने अपनी पुस्तक इक्वलिटी में आधुनिक नागरिकता के संदर्भ में 3 आयामों की संकल्पना दी थी, और निम्न में से बताइए वो कौन से आयाम सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 सही जवाब अगर हम बात करें तो नागरिकता और राजनीति नागरिकता, सामाजिक नागरिकता, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। टर्नर ने अपनी किताब में जो इक्वलिटी के बारे में बात किया है उसमें 3 आयाम यही हैं, नागरिक नागरिकता, राजनीतिक नागरिकता और सामाजिक नागरिकता। ऑप्शन नंबर पहला ही सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आया है आपके लिए 23 नंबर का, वो है सुमलित के संबंध में एक तरफ विधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ अधिनियम के वर्ष दिए गए हैं। सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो किशोर न्याय अधिनियम जो है वो 1986 का माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे
अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम के बारे में, तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है 1956 के। दहेज निषेध अधिनियम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1961 माना जाता है, 1961। और उसके बाद बाल विवाह निरोधक अधिनियम की बात करते हैं अगर हम लोग, तो इसका सही जवाब जाता है 1929। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा 23 का, वह ऑप्शन नंबर बी जाएगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से समाज कार्य की प्रविधि नहीं मानी जाती? सोशल वर्क की कौन सी प्रविधियां यानी मेथड्स नहीं है? तो सामुदायिक विकास मेथड नहीं कहलाती। ऑप्शन नंबर आपको थर्ड चुनाव करना होगा। बाकी मैंने केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, देखिए ग्रुप केस वर्क आ जाएगा, ग्रुप वर्क आ जाएगा, कम्युनिटी वर्क आ जाएगा, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, सोशल एक्शन आ जाएगा, सोशल रिसर्च आ जाएगा। ये सारी प्रविधियां हैं, बल्कि सामुदायिक विकास की प्रविधियां नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है? 25 का सही जवाब हो जाएगा कठोर संगठन का सिद्धांत होता ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संगठन के संबंध में सही कूट को चुनकर हमें उत्तर देना होता है? सही जवाब अगर हम बात करें तो देखिए स्थानीय विकास का मॉडल भी है, सामाजिक योजना का भी मॉडल है, सामाजिक क्रिया का भी मॉडल है। मैंने इसके बारे में कई बार पढ़ाया भी है, यूजीसी में बताया भी था आप लोगों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे मॉडल हैं। सामुदायिक संगठन के चरण आपको बताने हैं, स्टेप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27, सही जवाब अगर हम बात करें, समस्या का पहचान होगा, फिर कार्यात्मक विश्लेषण होगा, फिर कार्य की योजना होगा, क्रियान्वयन, फिर मूल्यांकन होता है। मैंने कल की क्लास में ही आप लोगों को लिखवाया था, आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम, फिर फंडामेंटल एनालिसिस, एक्शन प्लान, फिर इम्प्लीमेंशन, फिर उसके बाद इवेल्युएशन का नाम आता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। IMP सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 28 है कि व्यक्तियों के मध्य संबंध जो पारस्परिक विश्वास, नागरिक जुड़ाव और सामाजिक एकजुटता के रूप में जाना जाता है, वह क्या कहलाता है? वह वह सामाजिक पूंजी कहलाती है। व्यक्तियों के मध्य जो है संबंध को पारस्परिक विश्वास और नागरिक जुड़ाव और सामाजिक एकजुटता के रूप में जो जाना जाता है, उसको सामाजिक पूंजी के नाम से जाना जाता है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। UGC नेट में ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है जून 2023 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत सरकार द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 29 का सही जवाब क्या होना चाहिए? अगर हम बात करें 1951 और 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी आपका सेकंड सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो समुदाय के बारे में गलत बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 30, जो कि समुदाय अस्थाई नहीं है। देखिए समुदाय के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कि यह अस्थाई है और इसने कहा अस्थाई नहीं है, यही गलत लिख दिया। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कहा है? क्वेश्चन नंबर 31। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। पहला ये है कि सामाजिक संबंधों का जाल है, ये बात आपको पता है, मैकाइवर का है। फिर उससे कहा कि समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसके कुछ हद तक हम की भावना पाई जाती है, और ये बोगार्ट्स की, मैंने आपको कई बार बताया भी है। ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन है ना। ऐसा इसमें कोई प्रश्न अभी तक नहीं मिला है जो प्रश्न आप लोगों को मैंने पढ़ाया ना हो और करवाया ना हो। सारे प्रश्न मैंने आप लोगों से करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे अब हम लोग, और हमारे सामने अगला सवाल आ रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का, है ना। यहाँ पर भी अगर हम बात करें आप लोगों से, एक प्रकार से डेफिनेशन के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में। तो अगर मैं इन पर बात करूँगा आप लोगों से, अच्छा सवाल है हमारे सामने ये। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सामाजिक न्याय किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक न्याय में अगर हम जिक्र करेंगे तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय, देखो ये तो नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सामाजिक न्याय में व्यक्तियों के दृष्टिकोण, संस्थानों और समाज की प्रथाओं को चुनौती देना, ये भी नहीं होगा। फिर पूर्ण नागरिकता और स्वायत्तता और साझा शक्ति, कौशल का ज्ञान और अनुभव के साथ, ये भी नहीं होगा। आपका लोगों के साथ मानवाधिकार का दावा करना और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके जीवन को प्रभावित करने वाली निर्णय की प्रक्रियाओं पर
अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम होता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? सामाजिक न्याय, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे इसको। बात फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दूसरा है सहभागिता। सहभागिता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सहभागिता पूर्ण नागरिकता और स्वायत्तता, साझा शक्ति, कौशल, ज्ञान और अनुभव के आधार पर लोगों के उसके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों में जो है लोकतांत्रिक भागीदारी की सुविधा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा सहभागिता में। ठीक है, तो एक का जो गया है वो 4 गया है और जो बी का गया है वो 3 गया है। सी का देख लीजिए आप लोग, समानता। समानता बेसिकली क्या होता है? व्यक्ति के दृष्टिकोण और संस्थाओं और समाज की जो प्रथाएं हैं उनको चुनौती देना और लोगों के साथ भेदभाव करते हैं और उन्हें हंसिए पर डालते हैं, ये समानता, यानी एक प्रकार से इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, तो सी का दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला दूसरा हो जाएगा। और उसके बाद डी जो है लर्निंग है। डी क्या है? लर्निंग है। अब लर्निंग का बचेगा एक, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए कार्यवाही, लोगों के योगदान और विकास करने के कौशल, ज्ञान और विशेषता को पहचानना। तो सही जवाब यहाँ पर तो 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर देखिए पहले में दिया गया है ये, इसलिए आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे सामने आ गया है। ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट है। 33 भी एग्ज़ाम में हम लोगों से पूछा भी जाता है 33 के बारे में। अब प्रश्न हमारे सामने ये है कि सामान्य सामग्री किसको कहेंगे। सामान्य सामग्री जो होता है वो बेसिकली समुदाय में सेवाओं के जो है समन्वित और व्यवस्थित विकास पर ध्यान केंद्रित को हम लोग सामान्य सामग्री दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जनरल कंटेंट अप्रोच होता है। और जब हम बात करते हैं विशिष्ट सामग्री अप्रोच के बारे में तो सेवाओं के लिए विशिष्ट मुद्दों को उन्मुख संगठन को शामिल करता है, ये विशिष्ट बन जाता है। और प्रक्रिया क्या बनेगी? एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत रखरखाव, ध्यान केंद्रित करे और समुदाय के सभी लोगों को शामिल करे, ये हो जाता है। तो आप देख सकते हैं पहले का जो गया है 3 गया है, दूसरे का जो गया है वो पहला गया है और जो सी है वो आपका 2 है। तो 3 1 2 जहाँ पे होगा वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है सामाजिक व्यक्ति कार्य की प्रक्रिया में सही वर्णन कर रहा है। 34 हमारे सामने है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अध्ययन, मूल्यांकन और उपचार। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे उपचार के बाद मूल्यांकन लगा देते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं तो बहुत बच्चे लगा देते हैं, परंतु केस वर्क की प्रक्रिया में ये प्रश्न अगर सोशल वर्क की प्रक्रिया में होता तब आप यहाँ पर मूल्यांकन को लास्ट में रखते हैं, लेकिन ये केस वर्क है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल था। फिर निम्नलिखित में से अपने सदस्यों के लिए सामाजिक समूह में प्रोग्राम जो है मीडिया का उद्देश्य क्या हो सकता है। 35 हमारे सामने सवाल है। तो इसका सही जवाब जाएगा व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सामाजिक व्यक्ति कार्य का प्रथम पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई थी, है ना। 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मैरी रिचमंड जो सोशल डायग्नोसिस थी 1917 वाली, वो प्रथम किताब थी। आगे अगर बात करते हैं पार्लियामेंट के द्वारा दिए गए व्यक्ति कार्य का निदान के प्रकार, मैंने कई बार आपको बताया है कि निदान की जो डायग्नोसिस वो 3 टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही जवाब जाने वाला है वो एक नैदानिक है, एटियोलॉजिकल है, गतिशील है। मैंने पहले भी पढ़ाया है, क्लिनिकल, एटियोलॉजिकल और डायनेमिक। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है अहम को व्यक्तित्व का मुख्य कार्यकारी माना जाता है और वह डैश के बीच में एक संतुलनकारी शक्ति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब क्या जाना चाहिए, इदम और परा अहम। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इद और सुपर ईगो जो है कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मुख्य कार्यकारी माना जाता है अहम को व्यक्तित्व में, यानी ईगो को संतुलित करने में, एक प्रकार से उसकी व्यक्तित्व के मुख्य कार्यकारी में। ठीक है, इदम और परा अहम। एक्टिव लिसनिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इसके बारे में समझाया भी है। एक्टिव लिसनिंग कार्ल रोजर्स की भूमिका आती है ना 39 वाले सवाल में, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी है, इसी में ये चीज़ें जो है शामिल की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है सामाजिक लक्ष्य प्रतिमान का केंद्र बिंदु होता है ना। क्वेश्चन नंबर 40 सही जवाब क्या होना चाहिए, सामाजिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व। ध्यान रखेंगे सामाजिक लक्ष्य का प्रतिमान में यही चीज़ें शामिल की गई हैं, जो ऑप्शन नंबर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह कार्य का में नुकसान नहीं है, मतलब नुकसान नहीं, हानि नहीं है। यहाँ पे लाभ हानि के बारे में हमें भी पता होना चाहिए। जैसे समूह कार्य जो होता है किफ़ायती और समय बचाने वाला है, क्योंकि एक ही समय में कई पक्षकारों का इलाज किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये जो कि उसका नुकसान है ही नहीं, और यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा समूह है जो मानदंड नहीं है 42 में। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा, लक्ष्य और उद्देश्यों का अंतर। ऑप्शन नंबर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये मानदंड है ही नहीं, बाकी सारे मानदंड माने जाते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा 42 का। अगला सवाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। व्यक्तिक कार्य के चरण पूछा है और इनके बारे में मैंने आप लोगों से कई बार बताया भी है। तो प्रवेश, अध्ययन, सामाजिक निदान, उपचार, मूल्यांकन, समाप्ति हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से व्यक्तिक कार्य की प्रक्रिया का सही क्रम बताना है ना। देखो ये प्रश्न जैसे अगेन रिपीट हो गया 43 और 44, है कि नहीं, रिपीट जैसे हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रक्रिया में लक्ष्य का गठन होगा, फिर हस्तक्षेप होगा, अध्ययन होगा, निदान होगा, उपचार होगा, समाप्ति होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्रक्रिया की बात है, प्रक्रिया की वजह से यहाँ पे क्या बन गया, फॉर्मुलेशन गोल बन गया, है ना। फिर इंटरवेंशन बन गया। अब प्रक्रिया अगर नहीं होती तो आपको तुरंत वही इनटेक वाला काम करते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे सामने, बड़ा ही अच्छा सवाल है। पल्लमन के द्वारा दिया गया है, 4 P's के बारे में बताया गया, अवधारणा के बारे में। तो 45 का सही जवाब क्या जाना चाहिए, समस्याग्रस्त व्यक्ति, पहले पर्सन आ जाएगा, एक स्थान यानी प्लेस आ जाएगा, फिर परिवेश मतलब पर्यावरण जो है, जो पेशेवर है कार्यकर्ता या सेवार्थी के रूप में, प्रशिक्षित कार्यकर्ता, सहायता और एक प्रक्रिया का पालन करना। तो पेशेवर रूप से जो कार्यकर्ता की भूमिका आ रही है वो बेसिकली इसमें आ रही है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो थर्ड वाला जवाब गया है वो सही है। ठीक है, पर्सन विथ प्रॉब्लम, ठीक है, कम्स टू प्लेस, ठीक है, यहाँ पे पर्सन, फिर प्रॉब्लम, फिर प्लेस, फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है, सोशल वर्कर, या आप ये कह लीजिए एक प्रकार से फॉलो अप प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए आरपीएससी ने क्या माना है, आप ध्यान रखिए पर्सन, फिर प्रॉब्लम, फिर प्लेस, फिर उसके बाद प्रोसेस, ये 4 P's है। 1957 में आया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए एक बार। प्रभावी समूह कार्य की एक कुंजी कार्यकर्ता के पास है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट आपका सही रहेगा। कार्यकर्ता समूह के मार्गदर्शन और सहायता के लिए उत्तरदायी नहीं होता, बिल्कुल होता है, ये गलत लिख दिया। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, पहला सही है और गलत हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आपको मैच करना है। ये फ्रैड का और इक्वेशन के बारे में अगर पता होगा तो आप सही तरीके से इसको मैच कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें मौखिक में तो विश्वास बनाम अविश्वास आ जाएगा, गुदावस्था में स्वायत्ता बनाम शर्म संदेह आ जाएगा, जननांग चरण में बात करेंगे तो आत्मबल एवं दोष आ जाएगा, प्रसुप्ति की बात अगर हम लोग करेंगे लेटेंसी स्टेज के बारे में तो उद्योग वर्सेस न्यूनता आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो देखेंगे आप 47 में वो डी वाला करेक्ट चला गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे 48 के बारे में। सामाजिक व्यक्ति कार्य निश्चित मानव कल्याण संस्थानों द्वारा व्यक्तियों की सहायता करने के लिए उपयोग में ली जा रही है, मतलब एक प्रक्रिया मानी जाती है। बिल्कुल बात सत्य है ये आपकी। फिर उसके बाद कहता है कि यह व्यक्ति की उसकी समस्याओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता भी करती है, ये भी सही है और व्याख्या भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 49 के बारे में। देखिए मैंने आपको समूहों के जब बता रहा था तो वहाँ पर चर्चा किया था टोसलैंड और जो है रिवाश के बारे में। 2001 में इन्होंने समूह की गतिशीलता और कार्यप्रणाली को समझने के लिए 4 महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर जिक्र किया है ना। अब इनमें कौन कौन से 4 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं वो ध्यान रखना है। नंबर 1 पर आपको ध्यान रखना है संचार और अंतःक्रिया को, ये आपका शामिल है। फिर डी आपका शामिल है समूह एकजुटता शामिल है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका ई शामिल है समूह संघर्ष शामिल है। फिर उसके बाद अगर आपको बताएं तो आंतरिक मुद्दे और कसौटी शामिल है। तो आप कर दीजिए सी डी और ई, सी और डी नहीं, संघर्ष शामिल नहीं है, नियंत्रण शामिल होगा, है ना, नियंत्रण शामिल होगा। क्या होगा, नियंत्रण शामिल होगा। ठीक है, सी डी ई और उसके बाद जी, ठीक है, ये शामिल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा 49 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए आप लोग। ग्रेस कोयले के अनुसार सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य क्या बन सकता है, 50, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्तियों को ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार विकास के लिए अवसर देना, ये सही रहेगा। व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों और समूहों और समुदायों के साथ समायोजन प्राप्त करने में सहायता करना, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 मैंने अभी आपको करवाए हैं। कुल टोटल 150 प्रश्न है इसमें, है ना। कुल टोटल 150 प्रश्न दिए गए हैं और 50 प्रश्न आप लोग देखे रहिएगा। बाकी जो 100 प्रश्न है उन प्रश्नों को भी मैं आप लोगों से जो है क्लास में, ऑनलाइन क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि मुझे हर एक क्वेश्चन, हर एक ऑप्शन के बारे में आप लोगों से व्याख्या करनी है, इसलिए मैं आप लोगों को जो है चर्चा पर चर्चा ऑनलाइन क्लास में करूँगा। और मेरी जो क्लास का समय है वो 1 PM एक क्लास है अभी होने वाली है। ठीक है, और उसके बाद 6:30 शाम को होगी और एक क्लास आपकी 8:30 शाम की होगी। ठीक है, ये सारी क्लासेस शाम की रहेंगी। ठीक है,
चलिए आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा नंबर लीजिए, मुझे कॉल कर लीजिए और कॉल के माध्यम से आप ऑनलाइन क्लास के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।